हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम यूपी टीजीटी पीजीटी और बिहार शिक्षक भर्ती जैसे कि सभी शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे हम हिंदी विषय की तैयारी कराई जाती है और जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछा जाता है उसकी भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो जो भी भाई बहन पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, आज चैनल पे पहली बार हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आपके लिए जो पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों, हम स्पेशल यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण। तो जो भी भाई बहन हिंदी व्याकरण और अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, वे भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम अपने विषय के प्रैक्टिस टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। तो हमारा इस समय हिंदी साहित्य चल रहा है। तो आप सब हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करें। ठीक है। और एक दो भाई बहन की कमेंट आ रही थी कि टीजीटी की प्रैक्टिस लेके आइए, टीजीटी की तैयारी करवाइए टॉपिक वाइज और सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सब जो हम यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं सारे आपके टीजीटी पीजीटी में ही पूछे जाने वाले हैं और जो व्याकरण और एग्ज़ाम में पूछा जाता है वहाँ भी यहाँ से प्रश्न आप सबको मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें कोई नो डाउट नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए आप सब बस प्रैक्टिस लगाते चलिए, देखिएगा यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षा में आपको, ये मेरा विश्वास है। और आप प्रैक्टिस लगाएंगे खुद ही आपको पता चल जाएगा कि पेपर प्रश्न कैसे हैं, किस लेवल के हैं। ठीक है। तो दोस्तों चलिए, बने रहिएगा अंत तक वीडियो में, वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में मिलते हैं? 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में मिलते हैं? ऑप्शन है वर्णरत्नाकर, ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन सी राउलवेल, ऑप्शन डी भविष्यत कहा। चलिए, 84 सिद्धों के नाम पूछा है, किस ग्रंथ में? आपका ऑप्शन है वर्णरत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, भविष्यत कहा। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए गेस किया होगा उनका आंसर सही है। 84 सिद्धों के नाम सबसे पहले 84 सिद्धों के नाम वर्णरत्नाकर में मिलते हैं। ठीक है। और वर्णरत्नाकर एक मैथिली भाषा में रचित रचना है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा है और इसमें 8 कल्लोल हैं, जबकि 8वां कल्लोल अधूरा है, 7 कल्लोल पूरे हैं। पहले कल्लोल का नाम है नगर, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, और 7वें कल्लोल का नाम है शमशान। ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा ने लिखा है, इसमें 5 प्रकरण हैं। ठीक है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को सुनीति कुमार चटर्जी ने अवधी कहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अवधी को कोचली भी कहा जाता है। चलिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी देखिए, राउलवेल रचना जो है वो रोडा कवि की है और इसमें ये एक शिलांकित कृति है, गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है जो शिलाओं पर अंकित है, ये एक शिलांकित कृति है। ठीक है। और राउलवेल की विशेषता ये है, इसमें कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है और इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं या 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसमें आपका राजस्थानी भाषा प्रधान है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है।
चलिए अगला देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है भविष्यत कहा, ये है धनपाल का। भविष्यत कहा रचना धनपाल का है। धनपाल जो थे वे राजा मुंज के दरबारी कवि थे। तो मुंज ने उनको, धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, वे जब भी पेपर सॉल्व करने बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे, जो हम मौखिक बताते हैं उनको भी वे नोट करते चलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। सिद्ध कवियों में रहस्यवादी कवि हैं। सिद्ध कवियों में रहस्यवादी कवि हैं, बताइए। शरहपा हैं, शबरपा हैं, लुईपा हैं, कड़पा हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन सी गेस किया होगा वे सही हैं। सिद्ध कवियों में रहस्यवादी कवि लुईपा थे। ठीक है, लुईपा थे। और लुईपा, सिद्ध कवियों में लुईपा का स्थान सबसे ऊंचा समझा जाता था। लुईपा सबसे ऊंचा इनका स्थान समझा जाता था। और सरहपा हैं, पहले सरहपा आते हैं, सरहपा के शिष्य शबरपा हैं। शरहपा के शिष्य कौन हैं? तो लुईपा हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। रत्नाकर जोपम कथा। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध किससे है? ये 2021 टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो हमने उसको फिर से ले लिया है। देखिए, रत्नाकर जोपम कथा का संबंध है सिद्ध संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय से है, दोनों से है, केवल ए यानी सिद्ध संप्रदाय से है। चलिए इनका आंसर गेस करिए आप सब। तो देखिए, रत्नाकर जोपम कथा का संबंध केवल ए सिद्ध संप्रदाय से है। ठीक है, रत्नाकर जोपम कथा का संबंध सिद्ध संप्रदाय से है। तो जो मौखिक क्वेश्चन बताएं दोस्तों, उनको आप नोट करते हुए चलिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 है। इनमें डोम्बिपा की रचना है। इनमें डोम्बिपा की रचना पूछा है। सिद्धों में कवि डोम्बिपा हैं, तो डोम्ब गीतिका है, योगचर्या है, अक्षर द्विकोपदेश है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इनकी रचनाएं परीक्षा में ये पूछा गया है। अक्षर द्विकोपदेश पूछा है, डोम्ब गीतिका पूछा गया है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिए। तो देखिए, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने ऑप्शन डी बताया होगा वे सही हैं, उनके आंसर सही है। डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, ये सभी रचनाएं डोम्बिपा की हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। लुईपा के शिष्य थे। लुईपा के शिष्य थे, बताइए। दारिकपा थे, डेंगीपा थे, ए बी दोनों थे, या कोई नहीं? चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। तो देखिए, लुईपा के शिष्य दारिकपा, डेंगीपा दोनों लोग थे, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ, क्षमा कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ 2 बार लिखा गया है। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि कौन थे? सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि कौन थे, बताइए। तो देखिए यहाँ पे होगा, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान 84 सिद्धों में थे आपके कड़पा थे। कड़पा, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। इनके ग्रंथ 74 ग्रंथों के नाम ये मिला है कि सबसे ज़्यादा सिद्धों में रचना इन्होंने की थी। 74 ग्रंथों की रचना की थी। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की? तो 74। चलिए प्रश्न 7 देखिए।
सिद्धों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? सिद्धों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? पूर्वी भारत में था, पश्चिमी भागों में था, दक्षिणी भागों में था, उत्तरी भागों में था? तो देखिए, जिन्होंने ऑप्शन ए बताया होगा, सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भारत में था। और वहीं पे प्रश्न बनता है कि नाथों का प्रभाव कहाँ था? नाथों ने अपना, सिद्धों ने अपनी बातों का, अपने विचारों का प्रचार प्रसार पूर्वी भारत में किया, तो वहीं पे नाथों ने पश्चिमी भागों में किया था। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, नाथों ने प्रचार प्रसार पश्चिमी भागों में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्न में असत्य कथन है, तो यहाँ पे दोस्तों असत्य कथन को छांटना है। तो निम्न में असत्य कथन है, तो देखिए ऑप्शन ए है, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। ऑप्शन बी है, गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का एक रूप है। ऑप्शन सी देखिए, वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। वज्रयानी सिद्धों का जो लीला क्षेत्र था वो भारत का पूर्वी भाग था। ऑप्शन डी सुनिए, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार देश के यहाँ पे क्या होगा, छूट गया है, देखिए यही हंस पद है। ये हंस पद का प्रयोग इसीलिए होता है, जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो वहाँ पे हंस पद का प्रयोग करके उसके ऊपर लिख देते हैं। तो गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार देश के किस पूर्वी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया? तो इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा असत्य है यही बताना है। तो चलिए आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी को चुना होगा वे सही हैं, क्योंकि देखिए गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार पूर्वी भागों में नहीं किया था, पश्चिमी भागों में किया था। ध्यान दीजिएगा, सिद्धों जो सिद्ध थे, ये वज्रयानी सिद्धों के लोग, सिद्धों ने पूर्वी भाग में किया था और नाथों ने पश्चिमी भाग में किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी भागों में किया था, इसलिए ये रॉन्ग है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न 9 देखिए, आक्रोश की भाषा सबसे पहले सरहपा में दिखाई देती है। ये कथन है, आक्रोश की भाषा सबसे पहले सरहपा में दिखाई देती है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और राहुल शंकरत्यायन का है। चलिए गेस करिए अपने अपने आंसर आप सब। तो इनमें हो जाएगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह के अकॉर्डिंग आक्रोश की भाषा सबसे पहले सरहपा में दिखाई देती है, ये बच्चन सिंह ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है, जिस प्रकार सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना, जिस प्रकार सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना किसकी है? सरहपा के परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है। उसी प्रकार चर्या पदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो ऑप्शन सुनिए, अवहट्ट है, मैथिली है, प्राकृत है, पाली है। तो दोहा कोश सरहपा का है दोस्तों, और चर्या पद जो है वो शबरपा का है। ठीक है, तो चलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भावी एग्जाम में आ सकता है। ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में सरहपा ने की, उसी प्रकार चर्या पदों की रचना किस भाषा में शबरपा ने की? तो देखिए इसमें आपका होगा अवहट्ट। ठीक है,
तो चलिए प्रश्न 11 आते हैं। उस्मान की चित्रावली में किसकी प्रशंसा की गई है? ऑप्शन ए है अकबर, शेर शाह, जहांगीर, सिकंदर लोदी। बताइए। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन सी लगाया होगा जहांगीर, वे सही हैं। उस्मान के चित्रावली में जहांगीर की प्रशंसा की गई है। ठीक है, जहांगीर की प्रशंसा की गई है। और देखिए, उस्मान के गुरु कौन थे? हाजी बाबा थे। हमने आप सबको इसके पहले प्रैक्टिस में मैं कराई हूँ। और ये सिकंदर लोदी किसके समकालीन थे? तो ये कबीर दास जी के समकालीन थे। ठीक है, एक कबीर के जो गुरु एक थे, ये शेख तकी, उन्हीं के कहने पे, शेख तकी के कहने पे इस सिकंदर लोदी ने कबीर को मरवा दिया था। ये भी तथ्य आप ध्यान दीजिएगा। और जो शेर शाह है, ये मलिक मोहम्मद जायसी के समकालीन थे। तो चलिए, ये सब तथ्य हैं, इन सबको बीच बीच में आ जाते हैं तो बता देते हूँ, जानते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न 12 पे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। किस लेखक ने अपने को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है? बताइए। ऑप्शन ए है पुष्पदंत, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है धनपाल, ऑप्शन डी है विद्यापति। तो देखिए, जिन भाई बहनों ने पुष्पदंत को लगाया होगा वे सही हैं, उनका उत्तर सही है। तो पुष्पदंत जी ने अपने को, स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया है पुष्पदंत जी ने। चलिए प्रश्न 13 देखिए। कागल नहीं कि मसी नहीं, लिखता आलस थाय। कागल नहीं कि मसी नहीं, लिखता आलस थाय। कह उड़ देश संदेशड़ा, मूलय बढ़ई बिकाय। कह उड़ देश संदेशड़ा, मूलय बढ़ई बिकाय। ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? ऑप्शन ए है ढोला मारुआ दोहा, ऑप्शन बी है राउल वेल, ऑप्शन सी है बसंत विलास, ऑप्शन सी है खुमार राशो। चलिए इनका आंसर करिए आप सब। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ढोला मारुआ दोहा। ढोला मारुआ दोहा, इसमें जो नायक है ढोला, वो कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र हैं ढोला। और ये मारू है, मारवाड़ी, इनकी प्रेम का वर्णन है इसमें। और इनके जब विवाह हुआ था, ये जो विवाह हुआ था उस समय नायक नायिका यानी ढोला की आयु 3 वर्ष थी और मारवाड़ी की आयु 1.5 वर्ष थी। चलिए, राउल वेल ये सब के बारे में आप सब जान ही रहे हैं। चलिए देखिए प्रश्न 14। यह सामंती विलास की विकृति का अच्छा नमूना है। किसी रचना के बारे में कहा गया है कि यह रचना सामंती विलास की विकृति का अच्छा नमूना है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, कोई नहीं। और आप सब कमेंट के थ्रू ये बताइएगा ये किस रचना के बारे में कहा गया है, कथन है। तो चलिए, ये है आपका डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ये बच्चन सिंह का कथन है कि यह सामंती विलास की विकृति का अच्छा नमूना है। ये कथन है कौन सा किस रचना की बात कही गई है? तो राउल वेल की रचना कही गई। ठीक है, राउल वेल के बारे में ये कहा गया है कि यह सामंती विलास की विकृति का अच्छा नमूना है और बच्चन सिंह ने कहा है। चलिए प्रश्न 15 देखिए। वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब, वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखब धर्म करब। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? बताइए। वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखब देखल धर्म करब। यह पंक्ति है आपकी उक्ति व्यक्ति प्रकरण के, पंडित दामोदर
शर्मा की जो रचना है उसी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। चौपाई छंद में बारहमासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन है नेमिनाथ चौपाई, विशल देव राशो, संदेश राशक, पद्मावत। चलिए तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बारहमासा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। ठीक है, नेमिनाथ चौपाई में। अगर हिंदी की बात करें कि हिंदी में बारहमासा सबसे पहले किस रचना में मिलता है? तो विशल देव राशो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी में बारहमासा का वर्णन सबसे पहले विशल देव राशो में मिलता है और बारहमासा का वर्णन सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई में मिलता है और उसी में चौपाई छंद में भी पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन नेमिनाथ चौपाई, दो तरीके से प्रश्न बनता है कि बारहमासा का वर्णन कहाँ मिलता है? नेमिनाथ चौपाई में। और चौपाई छंद में बारहमासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो नेमिनाथ चौपाई में। ध्यान दीजिएगा। और जब हिंदी की बात करें कि हिंदी में बारहमासा का वर्णन किस रचना में मिलता है सबसे पहले? तो विशल देव राशो। ठीक है, तो चौपाई छंद में पूछे तो बारहमासा का वर्णन या पहले बारहमासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो नेमिनाथ चौपाई लगाइएगा। और हिंदी में बारहमासा का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो विशल देव राशो लगाइएगा। और संदेश राशक की बात करें तो अब्दुल रहमान की रचना है। इसमें भी बारहमासा व खड़ ऋतु का वर्णन है, जिसमें संदेश राशक रचना में अद्यहमाण की रचना है अब्दुल रहमान की। और इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का भी विरह व्यथा का वर्णन है। और एक पद्मावत ये जायसी की रचना है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसमें भी बारहमासा का विशद व मार्मिक वर्णन है, 12 महीने का मार्मिक वर्णन है नागमती की विरह व्यथा का। और इसमें जो बारहमासा, पद्मावत की बारहमासा का वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? तो आषाढ़ मास से, ध्यान दीजिएगा। और विशल देव राशो का जो बारहमासा है वह कार्तिक मास से प्रारंभ होता है, कार्तिक महीने से। ठीक है, और विशल देव राशो 4 खंड हैं, 2000 चरणों में लिखा गया है। और विशल देव राशो की एक बात और है, ये श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है, और एक गेय काव्य है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है। ये प्रमुख रास ग्रंथ हैं, हमने एक ही जगह इनको ले लिए हैं, तो आप सब ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है रिपुदारण रास, पंच पांडव चरित रास, उपदेश रसायन रास, भारतेश्वर बाहुबली रास। चलिए बताइए, अपना अपना आंसर गेस करिए। तो देखिए, रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम पूछा है, रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ पूछा है, तो आपका होगा रिपुदारण रास। ठीक है, रिपुदारण रास रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। रिपुदारण रास कहाँ पे लिखे, कहाँ पे, चलिए आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सब नोट कर लीजिए। रिपुदारण रास रचना संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और देखिए, पंच पांडव चरित रास, तो ये जो पंच पांडव चरित रास है ये प्रथम ऐतिहासिक रास काव्य है। अगर पूछिए कि हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक रास काव्य कौन सा है, तो आपका है ये पंच पांडव चरित रास। ठीक है, पंच पांडव चरित रास प्रथम हिंदी का ऐतिहासिक रास काव्य है और इनके लेखक हैं शालिभद्र शूर्य। और उपदेश रसायन रास की जब बात करें तो ये उपदेश रसायन रास है, जो ये अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य उपदेश रसायन रास है, ये है जिनदत्त शूर्य का। ठीक, इसको भी ध्यान दीजिएगा। भारतेश्वर बाहुबली रास की बात करें तो ये शालिभद्र शूर्य की
रचना है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर प्रश्न 18 पे आते हैं। रिपुदारण रास रचना में किसका उल्लेख नहीं है? रिपुदारण रास रचना में किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए, अभिनय का, नृत्य का, गान का, रस का। बताइए। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, रिपुदारण रास रचना जो है ये संस्कृत भाषा में है और इसमें रस का उल्लेख नहीं है। रिपुदारण रास रचना में अभिनय, नृत्य, गान का उल्लेख है और रस का उल्लेख नहीं है। चलिए प्रश्न 19 देखिए। स्थूलभद्र रास, स्थूलभद्र रास 1209 ईस्वी की रचना है, उसके लेखक हैं। स्थूलभद्र रास के लेखक हैं जिनधर्मशूर, पल्हड़, विजय सेन सूर्य, सुमतिगढ़। बताइए। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए, जिन भाई बहनों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उनका आंसर सही है। स्थूलभद्र रास, स्थूलभद्र रास ये जो रचना है यह है जिनधर्म सूर्य की। ठीक है, जिनधर्म सूर्य की। ऑप्शन बी की बात करें, पल्हड़, पल्हड़ कवि ने आबू रास रचना लिखा था। पल्हड़ कवि ने आबू रास रचना लिखे थे। आबू रास रचना लिखे थे। ठीक है, और ये जो विजय सेन सूर्य हैं इनकी रचना है रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास ये 4 कड़वकों में लिखा गया है। 4 कड़वकों में लिखा गया है और आबू रास रचना पल्हड़ का है। ठीक है, और विजय सेन सूर्य का रेवंत गिरिरास 4 कड़वकों में है, ध्यान दीजिएगा। और सुमतिगढ़ की रचना है नेमिनाथ रास। इनकी रचना है नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास। इनको आप सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेमिनाथ रास, इसमें 58 छंद हैं। नेमिनाथ रास रचना में 58 छंद हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 20 देखिए। हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का आदि काव्य किस रचना को माना जाता है? हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का आदि काव्य किस रचना को माना जाता है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है, खुमार रासो है और परमाल रासो है। इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर होगा ए। भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन रास काव्य परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। खुमार रासो दलपति विजय की रचना है और परमाल रासो जगनिक की है, जिसमें आल्हा व उदल 2 वीरों की लड़ाइयों का वर्णन है। ठीक है, चलिए प्रश्न 21 पे देखिए। 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी, ये पंक्ति किस रचना के विषय में कही गई है? किस रचना के लिए कही गई है? किस रचना के बारे में ये पंक्ति कहा गया है? तो बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्ति के आधार पे इस रचना का, जिस रचना के बारे में कहा गया है, तय किया है कि ये इस संवत इतने की ये रचना है। 1272 मझधारी यानी संवत 1212 की ये रचना है। कौन सी है? तो विशलदेव रासो है। ठीक है, विशलदेव रासो है। और परमाल रासो जगनिक का ही है और खुमार रासो दलपति विजय का है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख
रास ग्रंथ दे, और इन सब के बारे में हमने इसके पहले प्रैक्टिस में अच्छे से कराया हुआ है। तो चलिए, क्वेश्चन कैसे थे ज़रूर बताइएगा, किस लेवल के थे, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और इस प्रश्न पे और हमारे पढ़ाने पे आप सब अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और दोस्तों हमें सपोर्ट करिएगा। और आज हमारा आदिकाल से जो क्वेश्चन जहाँ से महत्वपूर्ण लग रहे थे वहाँ से हमने आप सबको करा दिया है। अब हम आप सबको के लिए अगले प्रैक्टिस में अब हम भक्ति काल पे चलेंगे, ठीक है। बीच में अगर मुझे जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण लग रहे थे परीक्षा के दृष्टि से, जो आए हुए थे और जो भावी एग्ज़ाम में आने के संभावना थी, उन सबको हमने आपको करा दिया है। अगर कहीं से कुछ छूट जाता है तो फिर हम आप सब बताइएगा और फिर हम लेके आएंगे। लेकिन अब इसके बाद वाले प्रैक्टिस में हिंदी साहित्य में मैं भक्ति काल से क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप पाने के लिए आप सब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करें। और दोस्तों तो इस हमारे पेपर के प्रश्न पे, हमारे पढ़ाने पे आप सब अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।